डार्विन वर्सेस लेमार्क इन अंडर 15 मिनट्स। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। स्टडी IQ IS में आप सभी का स्वागत है। साइंस की दुनिया में, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की दुनिया में ये दोनों ही ऑलमोस्ट एक हाउस होल्ड नेम, चार्ल्स डार्विन और लेमार्क साहब। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्री डार्विनियन या प्री लेमार्क का जो टाइम पीरियड है वहाँ पर आप देखोगे तो मोस्टली बिब्लिकल थ्योरीज और इंटरप्रिटेशन ने डोमिनेट किया था। थियोलॉजिकल वर्ल्ड का डोमिनेंस था इन साइंटिफिक, आप कह सकते हो इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचुरल एंड अदर फिनोमेनाज, नॉट एग्जैक्टली साइंटिफिक फिनोमेना। तो क्या होता था कि आप देखोगे चर्चेस के अंदर में जो लोग थे या जो अथॉरिटीज़ थे, थियोलॉजिस्ट जो थे, ये लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करने का काम करते थे कि भाई दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द क्रिश्चियन वर्ल्ड, आप हिंदुज़म में देखोगे, इस्लाम के अंदर में देखोगे तो हर एक रिलीजन, इवन ट्राइबल रिलीजन, कई बार कॉस्मोलॉजी की बात करता है। धरती की शुरुआत कैसे हुई, पहला इंसान कौन था, ये सारी बातें होती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बट इसको वेरीफाई नहीं किया जाता और ये कई बार साइंटिफिक नहीं होती है। इसी तरीके का आप देखोगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड में एक डोमिनेंस था और ये बातें सिर्फ कोई पादरी, कोई प्रीस्ट, कोई मौलवी, कोई पुरोहित या पोप नहीं कह रहा था। ये बात कहने वाला जो स्कॉलर था वो कौन था? डॉक्टर जॉन लाइटफुट, जो कि वाइस चांसलर रह चुके हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। तो उनका क्या कहना था कि धरती की जो शुरुआत है वो 4004 BC के लगभग आसपास हुई है। जो फादर स्वरज का वर्क था उसको वो ट्रेस कर रहे थे और उन्होंने समय डाल दिया कि भाई 9:30 बजे यहाँ पर इंसान आपको आते हुए देखने को मिले। लाइफ का जो ओरिजिन है उसका उन्होंने टाइम पीरियड बताया एक तरीके से। अब कट टू, आप अगर आज की हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के ऊपर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर, पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर, DNA स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है, वो क्या बताती है कि भाई लगभग 3350 BC के आसपास में, ठीक है ना, रफली अराउंड 3350 BC, इंडिया में तमिलनाडु में तुतुकुड़ी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर दो जगहें हैं, अतिरमपक्कम और शिवगली। यहाँ पर आयरन एज के एविडेंस मिले हैं, आयरन आर्टिफैक्ट्स हमें यहाँ पर मिले हुए हैं। तो आप बता रहे हो कि भाई लाइफ का, जीवन का शुरुआत 4004 BC में हुआ, यहाँ पे तो 3300 BC के आसपास में आयरन टूल्स एमर्ज हो चुके थे, ठीक है ना। इनफैक्ट यूपी के अंदर में जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ बिष्ट साहब, इनकी कंस्टिट्यूंसी है गोरखपुर की, और गोरखपुर के पास में एक और डिस्ट्रिक्ट आता है जिसको कहते हो संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में एक साइट है लाहुरा देवा, जहाँ पर राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं लगभग 5005 BC के आसपास। और हमारे पहले प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू साहब थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी फूलपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, इससे थोड़ी दूरी पे एक साइट है जिसको कोल्डीवा कहते हो, यहाँ पर भी 5500 BC के एविडेंस मिले हैं। इनफैक्ट प्री पार्टीशन वर्ल्ड की अगर आप बात करोगे, आज़ादी से पहले, विभाजन से पूर्व, जो मेहरगढ़ की साइट है वो लगभग 7000 BC, यानी कि आज से 9000 साल पहले की डेट देती है। किस चीज़ की? कल्टीवेशन की, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपको वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी जो, यानी कि जो ये डॉक्टर जॉन लाइटफुट या फादर सुआरेज जैसे जो लोग थे, जो एक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन या बाइबल के बेसिस पे बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे थे दुनिया और लाइफ की शुरुआत की, वो गलत साबित हुए। और ऐसा ही दूसरे धर्मों के अंदर में भी, चाहे वो हिंदुज़म हो चाहे इस्लाम हो, जो थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस थे वो इवेंचुअली गलत साबित होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, डेटिंग मेथड, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, पेलेंटोलॉजिकल और DNA स्टडीज़ आपकी आगे बढ़ती हैं। और यहाँ पर कई सारे सिग्निफिकेंट लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है हमारी इस अंडरस्टैंडिंग को शेप करने में, जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपके जो शुरुआती समय में आते हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन के और लेमार्क के। ऐसा नहीं कि और लोग नहीं है, एक समय पे ए बायोजेनेसिस की थ्योरी काफ़ी प्रचलन में थी, पेंसपर्मिया की थ्योरी काफ़ी प्रचलन में थी कि लाइफ आउटर स्पेस से आई है स्पोर के फॉर्म में जो यहाँ जर्मिनेट किए, ठीक है ना। ए बायोजेनेसिस की बात की थी कि नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं उससे आपकी लाइफ एमर्ज होती है, तो बायोजेनेसिस उसको काउंटर करता है। और लुई पाश्चर करके एक साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भाई लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही एमर्ज करती है, नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं एमर्ज करती। और इंटरेस्टिंगली लुई पाश्चर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका ईयर, और डार्विन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो सेम है, दैट इज 1859, ठीक है ना। तो आज हमारी बात इन्हीं के ऊपर होने वाली है। कई बार बच्चों को डार्विन और लेमार्क को समझने में दिक्कत होती है बिकॉज ये आ जाते हैं हमारी किताबों में, आई बिलीव 8th से 10th के बीच में कहीं हम इनके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, नाम सुन चुके होते हैं। ग्रेजुएशन में भी कई बार आप BSc कर रहे हो तो इनका नाम आता है कई बार। और UPSC में जो नंबर 1 ऑप्शनल है आपका, सबसे अधिक सिलेक्शन और हिट रेशियो देता है, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, उसमें भी एक सेक्शन है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, पेपर 1 यूनिट 1.4, वहाँ पर डार्विन लेमार्क दोनों का जिक्र आता है। तो आसान भाषा में हम आज इनके जो वर्क्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात कह रहे हैं, देखिए
लेमार्क साहब का समय जो है वो डार्विन से पहले का है, और लेमार्क साहब की जो थ्योरी है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट। कोलोकियली जनसाधारण जो भाषा है उसमें आप इसको यूज एंड डिसयूज की थ्योरी भी कहते हो। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि भाई एक एलन वीटे का कंसेप्ट, ये एक पोस्टुलेट इनका आपको देखने को मिलेगा, एक इंटरनल अर्ज की बात करते हैं, और ये एनवायरमेंटल प्रेशर और डायरेक्शनैलिटी की भी बात कर रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंगली एक जिराफ का एग्जांपल यूज़ करते हैं जो बड़ा फेमस है, जो बड़ा प्रचलन में। ये क्या कहते हैं कि भाई जिराफ जो है ना, ये ओरिजिनली एक शीप या एक गोट के साइज़ का एनिमल हुआ करता था, ठीक है ना, शीप और गोट के साइज़ का, भेड़ बकरी के साइज़ का एनिमल हुआ करता था। लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई और नई नेसेसिटीज़ यहाँ पर, नई नीड्स जो है बायोलॉजिकल नीड्स, वो यहाँ पर जन्म लेती हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल प्रेशर यहाँ पर जनरेट होता है। अब जो ट्रीज़ हैं उनकी कैनपीज़ को या फिर जो लीव्स हैं उन तक पहुँचने के लिए काफ़ी हाइट की ज़रूरत है, और शॉर्ट हाइट का जो शॉर्ट नेक वाला जो जिराफ है, जो अर्ली जिराफ्स की बात करते हैं, वो वहाँ तक पहुँच नहीं रहा उस हाइट तक, ठीक है ना। तो क्या है, एक इस कंटिन्यूस इन्वायरमेंटल प्रेशर और एक जो इंटरनल अर्ज है वो एक डायरेक्शनल चेंज लाती है कि जिराफ लगातार अपनी नेक को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है ताकि वो पहुंच सके उन लीव्स तक। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ द नेक, है ना, क्या होता है कि उसकी नेक का इलोंगेशन आपको देखने को मिलता है, उसकी नेक लंबी होती जाती है। और आज आपको जिस आदम कद का, या आदम कद क्या, एक बड़ा साइज का जो आपको जिराफ देखने को मिलता है, ये हमारे सामने आया, ठीक है ना। ये हमारे सामने आपको आते हुए देखने को मिला। यानी इन्वायरमेंटल प्रेशर है और एक जो इंटरनल अर्ज है उसने यहाँ पर क्या किया, एक नए डायरेक्शन के अंदर में ग्रोथ को शिफ्ट किया। तो यूज एंड डिसयूज की बात करते हैं कि ऑर्गन्स जिनका आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके ग्रो करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, और जो ऑर्गन्स जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या डिसयूज है या लेस यूज है, वो प्रोलिफरेट नहीं करते हैं, डिसयूज है कंप्लीट, तो वो डीजनरेट भी कर सकते हैं, है ना। और इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल को लिया सिग्निफिकेंटली। लेकिन इन्हीं के वर्क के एग्जाम्पल पे हम डार्विन के वर्क को भी समझने की कोशिश करते हैं। इनका तो समझ में आ गया यूज एंड डिसयूज कि भाई जिस ऑर्गन का ज़्यादा इस्तेमाल किया, नेक का, नेक लंबी हो गई। अब ये जो नेक लंबी हुई है ये क्या है, ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है। एक्वायर्ड ट्रेट आप समझते हो ना, जिसको आपने हासिल किया, जो बचपन से नहीं था, जन्म से नहीं था, है ना। जो जन्म से होता है उसको क्या कहते हैं, इनेट ट्रेट कहते हैं, और जिसको आप बाद में जिसको बाद में आप हासिल करते हो उसको एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। तो जन्म से तो इसकी नेक छोटी थी ना, नई नेसेसिटीज आई, इंटरनल अर्ज था, इन्वायरमेंटल प्रेशर था, तो इसकी जो नेक है वो ग्रो कर गई, साइज में उसका प्रोलिफरेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये उसका एक्वायर्ड ट्रेट है, इलोंगेशन ऑफ द नेक। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो इलोंगेशन ऑफ नेक का ट्रेट है, लॉन्ग नेक का ट्रेट है, ये आगे की जनरेशन में जिराफ पास ऑन करेगा, और इसीलिए कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेंस यानी आगे जनरेशन में जाना, एक्वायर्ड ट्रेट यानी कि लॉन्ग नेक। तो इसके जो बच्चे होंगे अब लॉन्ग नेक वाले जिराफ के, उसकी भी लॉन्ग नेक आएगी। इस तरीके से आपको जो वेरिएशन या स्पीशीज़ हैं उनके बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं लेमार्क साहब, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल पे अगर डार्विन का भी वर्क हम समझने की कोशिश करें, डार्विन जो कि नेचुरल सिलेक्शन की बात कहते हैं, है ना, कि नेचर सेलेक्ट करता है। डार्विन के पोस्टुलेट्स को मैं साधारण भाषा में आपको बताता हूँ। डार्विन इन्फ्लुएंस ने कई सारे स्कॉलर्स से, और उनके थ्योरी में बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। यानी कि जब वो अपने गैलापागोस आइलैंड के जो सी वॉयस था उससे वापस लौटते हैं, तो कई सारी बर्ड्स को लेकर के आते हैं, कैद करके लेकर के आते हैं, और उन बर्ड के बीक की साइज और शेप में डिफरेंस जो नोट करते हैं, जिसके बेसिस पे अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल दिया जाता है आज के समय में, ये डार्विन का कंट्रीब्यूशन नहीं था। इंटरेस्टिंगली ये कंट्रीब्यूशन था जॉन गोल्ड नाम के एक स्कॉलर का, जॉन गोल्ड नाम के स्कॉलर का, जो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी विशेषज्ञ थे, ठीक है ना। तो इनका बाद में जो वर्क आता है 59 में, वहाँ पर ये नेचुरल सिलेक्शन की बात कहते हैं, और उसमें भी ये लाइल के वर्क को भी यूज़ करते हैं, और मैल्थस, जो थॉमस मैल्थस है, मैल्थुजियन प्रिंसिपल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि किसी भी जगह पर जो ह्यूमन है ना, उनके अंदर में एक ग्रेट डिग्री ऑफ मोर्टैलिटी और मोर्टैलिटी, वाइबिलिटी और फर्टिलिटी आपको देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, और ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्शन का रेट है या पॉपुलेशन के इंक्रीज का जो रेट है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, जियोमेट्रिक पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बढ़े जा रहे हो आप। लेकिन जो रिसोर्सेज है जिसके ऊपर इंसान डिपेंडेंट है, फूड, खाना, बाकी सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज हैं, वो अरिथमेटिकली क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। थॉमस मैल्थस की बात को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ये। इस तरीके से आपका प्रोलिफरेट करेगा। यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि नंबर जो है, पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन रिसोर्सेज कम पड़ गए। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा।
कंपटीशन हो। जैसे आप एक घर के अंदर में मान लीजिए बर्थडे था किसी का, आपने केक या पेस्ट्री मंगाई, अब एक लास्ट पेस्ट्री बाकी है अगले दिन, अब उसमें भाई बहन लड़ रहे हैं कि भाई पेस्ट्री एक ही है पर खाने वाले 3-4 भाई बहन है, तो किसको मिलेगा किसको मिलेगा, ठीक है ना, किसको मिलेगा किसको मिलेगा। तो आप तो समझदार हो, ह्यूमन बींग्स हो, आपने क्या किया, डिवाइड कर लिया, चीज़ों को डिवाइड कर लिया। पर यहाँ पर एक सर्वाइवल वाली चीज़ है, केक और पेस्ट्री की बात नहीं हो रही है, सर्वाइवल के रिसोर्सेज है, एंड एवरीबडी विल लव टू हैव द मेजर चंक एंड शेयर ऑफ इट। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कंपटीशन होगा ये एक स्ट्रगल बिटवीन स्पीशीज़ को ब्रीड करेगा, यानी कि जो कॉम्पिटिटिंग इंडिविजुअल्स हैं स्पीशीज़ के अंदर में, वो उनके बीच में एक स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल किस चीज़ का होगा, सर्वाइवल का, है ना, जान के यहाँ पर लेने देने पड़े हुए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है। और इस स्ट्रगल में वही इंसान सर्वाइव करेगा, बढ़ेगा, बचेगा, आगे रिप्रोड्यूस करेगा सक्सेसफुली, जिसके फिटनेस आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये फिटनेस ये जिम वाली फिटनेस नहीं है, ठीक है ना, फिटनेस यानी कि उस कंडीशन, उस एनवायरनमेंट, उस सिचुएशन के अंदर में जिसके पास ज़्यादा बेटर सूटेबल ट्रेड्स या फीचर होंगे, या जो ज़्यादा एडेप्टिव होगा, या ज़्यादा एडेप्टिव होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आप यूपीएससी की सिचुएशन में प्रिपरेशन करो, या आप नीट जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्लैट की, एसएससी की, जो भी। इसमें अगर रिक्वायरमेंट है कि 8 घंटे आपको पढ़ना है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर में ये स्टेमिना, ये एक डेडिकेशन है, जो 8 घंटा बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। तो आपका जो ट्रेट, आपका जो फीचर है ना, आपका जो कमिटमेंट, डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, वो उस दूसरे वाले से बेहतर है ना। इसलिए आप, हो सकता है चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि आप उस एग्जामिनेशन में सक्सीड करोगे, दूसरा हो सकता है ना करे, बिकॉज उसके पास वो ट्रेट नहीं थे, है ना, वो कंसंट्रेशन नहीं था, फोकस नहीं था, डिटर्मिनेशन उतना नहीं था। तो ऐसे ही रिसोर्सेज के अंदर में भी है कि जो इंडिविजुअल बेटर सूटेबल ट्रेड्स को रखते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, इन्वायरमेंट में, सिचुएशन में, वो सर्वाइव करेंगे, और जाहिर सी बात है वो आपस में फिर क्या है, रिप्रोड्यूस भी करेंगे, और उनका जो ट्रेट है वो क्या है, आगे की जनरेशन में पास ऑन करेगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है ना, ये पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म या होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। मतलब इसके अंदर में जो इंडिविजुअल्स हैं वो वेरिएंट हैं, वेरिएशन है उनके बीच में, अलग अलग है। तो डार्विन का ही अगर हम यहाँ पर अगर हम डार्विन के मॉडल को यहाँ पर अगर लेने की कोशिश करें, इस एग्जाम्पल में जो लेमार्क का मॉडल है उसमें अगर हम डार्विन के एग्जाम्पल को लें, तो डार्विन क्या कहेंगे कि जिराफ हैं, कई तरीके की जिराफ हैं, कोई किसी तरीके के हैं, छोटे हैं, कोई मीडियम साइज़ के, कोई बड़े, किसी की लेंथ, जो नेक है वो ज़्यादा लंबी है, किसी की पूंछ हो सकती है लंबी। तो क्या करेंगे, जब ये कंडीशन आई कि आपके लीव्स के तरफ, आपको कैनपी की तरफ रीच आउट करना है, तो उसमें तो भाई वही वेरिएशन सक्सेसफुल होगा ना जिसकी नेक लॉन्ग है। तो सबके पास अपने अपने वेरिएशन है, किसी के लेट से भूरी आंखें हैं, ये भी एक वेरिएशन है, किसी के पास लॉन्ग टेल है, किसी का साइज छोटा है, किसी की जो नेक है वो लंबी है, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें जो सबसे सूटेबल ट्रेट कौन सा है आपके लिए इन्वायरमेंट के हिसाब से, लॉन्ग नेक का ट्रेट। तो जिसके पास लॉन्ग नेक का ट्रेट है ना, वो सर्वाइव करेगा कंपटीशन और फिर आगे रिप्रोड्यूस करेगा, और उसके जो ट्रेट है लॉन्ग नेक के वो आगे जाएंगे। जबकि दूसरा जिराफ जो कि पहुंच ही नहीं पाया, वो बिना खाने के भूख से मर जाएगा, और सक्सेसफुल ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, है ना, और उसके जो ट्रेट है वो फर्दर आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल सिलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। नेचर ने जो एडेप्टिव ट्रेट है, एडवांटेजियस ट्रेट है, उसको सेलेक्ट किया और मेक श्योर किया कि वो आगे की जनरेशन में पास ऑन करे। तो डार्विन इस तरीके की बात करते हैं। अच्छा, दोनों के वर्क फुल प्रूफ नहीं है, दोनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना। दोनों ने इवोल्यूशन के बारे में बात तो की, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम है। जैसे लेमार्क का वर्क को अगर हम उठाते हैं, लेमार्क के वर्क को एक तरीके से रेफ्यूट करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट बाद में हुए, और इसमें से 2 एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस हैं। एक फिलिप और ब्लैक का एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने गिनी पिग्स के ओवरियन ट्रांसप्लांटेशन किए, ब्लैक और वाइट गिनी पिग ली और ओवरी को ट्रांसप्लांट किए, देखने के लिए कि क्या ओवरी को ट्रांसप्लांट करने से जो प्रोजेनी है उसके जो स्किन कोट है, कलर है, उसके ऊपर आपको चेंज आते हुए देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। और दूसरा जो ज़्यादा फेमस है, ऑगस्टस विस्मान का जो एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने रैट को लिया, चूहे को लिया, और कई जनरेशन तक उसकी टेल को क्या किया, म्यूटिलेट किया, कट किया, ठीक है ना। और वो देखते थे कि हर जनरेशन में जो वापस से रैट आ रहा है वो क्या है, फिर लॉन्ग नेक को लेकर के, लॉन्ग नेक टेल को लेकर के पैदा हो रहा है। यानी कि जब आप उसकी टेल को काट रहे हो तो क्या है, ये उसका एक ट्रेट है, ठीक है ना, एक लक्षण उसके बीच में है कि उसकी पूंछ जो है वो कटी हुई है। अब ये एक्वायर्ड ट्रेट क्या वो आगे जनरेशन को पास करेगा कि नहीं करेगा? लेमार्क तो कह रहे थे करेगा, पर वो नहीं करता है। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म में यहाँ से देखी, सारे चेंजेस जो हैं वो आगे नहीं जाएंगे। नेक का इलोंगेट होना या टेल का म्यूटिलेट होना एक्सेट्रा, ये क्या है, ये सोमैटिक चेंजेस हैं। सोमैटिक चेंज आगे की जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जर्मिनल जो चेंजेस होते हैं वो आपके आगे की जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होंगे। कुछ कल्चरल एग्जाम्पल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में 16 जो संस्कार है भारत की संस्कृति में, ठीक है ना, 16 संस्कार हैं, जो आपका गर्भाधान से शुरू होता है और अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार तक जाता है। वहाँ पर फिर अन्नप्राशन भी है, पुंशवन भी है, सीमंतोनयन आपको देखने को मिलता है, उपनयन आपको देखने को मिलता है, कई संस्कार है। उसमें से एक है विद्यारंभ वेदारंभ भी, एक है उसमें से कर्णभेद। कर्णभेद में क्या है, ईयर पियर्सिंग होती है, मेल फीमेल दोनों में होती है, कई सारे एथनिक ग्रुप्स के अंदर में एक समय पे।
लेकिन आज के समय में ज़्यादा कॉमनली फीमेल्स में होती है टिपिकली। तो ईयर को आप पियर्स कर रहे हो, ये क्या है, एक एक्वायर्ड ट्रेट है। पियर्स ईयर का होना एक क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है, जिसमें आप जो झुमके बालियां वगैरह पहनोगे, ठीक है ना, या किसी और चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आपको फैशन एसेसरीज को यूज़ करना है। अब ये एक्वायर्ड ट्रेट क्या आगे की जनरेशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो आप देखते हो कि जो किसी ने एज अपनी डॉटर के ईयर को पियर्स करवाया और वो बाद में बड़ी होती है, उसकी मैरिज होती है, उसकी शादी होती है, उसकी बेटी होती है, क्या उसकी बेटी पियर्स ईयर के साथ में पैदा होती है? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज ये सोमैटिक चेंज था, ये पास ऑन नहीं होता अगले जनरेशन में। अच्छा, यूज और डिसयूज में भी एक प्रॉब्लम है। जैसे हमारा हार्ट है, कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, लगातार बिना थके वर्क किया जा रहा है। हम सब खड़े हैं आपके सामने, जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, तो क्या इसका साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? आंसर इज नो। तो इस तरीके कई सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू या कल्चरल जो ऑब्जर्वेशन थे उसके थ्रू लेमार्क के वर्क को रिफ्यूट किया गया। लाइकवाइज डार्विन का वर्क भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने मेजर एक लीप लिया इनहेरिटेंस के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को यहाँ पर दिया, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम थी। मेजर 2 प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर में। पहला, ही वॉज टॉकिंग टू ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ही वॉज एबल टू जस्टिफाई द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बट ही वॉज नॉट एबल टू आंसर अबाउट अराइवल ऑफ फिटेस्ट। आप कह रहे हो कि कुछ जो एडेप्टिव ट्रेट्स हैं या वेरिएशन है किसी पॉपुलेशन के अंदर में इंडिविजुअल्स के बीच में, वो क्या है, वो आपके क्या है, आगे की जनरेशन में वो सर्वाइव भी करेंगे और आगे जनरेशन में पास ऑन भी करेंगे, ठीक है। पर आपने ये नहीं बताया कि वो वेरिएशन आया कहाँ से। एक की नेक अगर बड़ी है, एक की पूछ छोटी है, पूछ बड़ी है, तो वो वेरिएशन आ कहाँ से, वेरिएशन का सोर्स क्या है, ठीक है, कोई फिट ट्रेट है या नॉन फिट ट्रेट है, वो आ कहाँ से रहे। तो ये काम बाद के स्कॉलर्स ने पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज के अंदर में आप देखोगे, लेट 19th सेंचुरी में ह्यूगो डी व्रीज का, सॉरी अर्ली 20th सेंचुरी में ह्यूगो डी व्रीज का वर्क आप देखते हो, जो कि म्यूटेशनल थ्योरी देते हैं, है ना। आपने इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर का वर्क एक्सपेरिमेंट को पढ़ा होगा। सिविल राइट साहब वहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं। आइसोलेशन एक मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक मैकेनिज्म के तौर पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं, यहाँ से वेरिएशन आ रहे हैं। तो डार्विन वाज नॉट एबल टू टेल अबाउट दी सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना। ये स्पीशिएशन तो बता रहे हैं, पर ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई वेरिएशन कहाँ से आया। और दूसरा चीज़ है कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट द इनहेरिटेंस की जो एडेप्टिव ट्रेट्स हैं वो आगे की जनरेशन में पास ऑन करेंगे, बट किस तरीके से जो एडेप्टिव ट्रेट्स हैं वो आगे जा रहे हैं, इसको बताना थोड़ा सा दिक्कत था, है ना। ही वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई दैट, ही वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई दैट कि एडेप्टिव ट्रेट कैसे आगे की जनरेशन में पास ऑन करें। तो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म जो क्या है वो नहीं बता पाते। इंटरेस्टिंगली डार्विन के वर्क और उनके बाद एक और वर्क आया, जो कि डार्विन का सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क है। सेकंड वर्क 1859 का भी हमने पढ़ा, नेचुरल ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क था, मेजर वर्क था उनका, वो डिसेंट ऑफ मैन था, 1871 का वर्क, 1871 का वर्क। तो इस वर्क के अंदर में ही वॉज बेसिकली टेलिंग, 1871 के वर्क के बीच में मेंडल ने थ्योरी दी, और मेंडल ने अपनी इस थ्योरी के अंदर में हमें कुछ नई चीज़ें बताई। और वो क्या था, इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन ये वर्क को उतनी तवज्जो नहीं मिली अपने टाइम में। डार्विन की डेथ हो जाती है, बहुत समय बीतता है, 3 साढ़े 3 डेकेड हो जाते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमैक ने इसकी रीडिस्कवरी की, और हम इनहेरिटेंस के पैटर्न को समझ पाते हैं। तो आई होप आपको क्विक एक साधारण भाषा में इसी समझ में आ गई होगी।